Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Sir Riyaz, your chemistry teacher. कल बच्चे हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस की वो टाइप है, वो किस्म है जिसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, किसी भी आम तरीके से। आम तरीका वो होता है जो आप इजीली कर सकते हो, मतलब कि कोई भी उसको कर सकता है, तो वो आम तरीका होता है। अगर उसको करने के लिए आपको हाई स्किल्स चाहिए, आपको हाई इक्विपमेंट्स चाहिए, मतलब कि खास सामान चाहिए, खास तरीके चाहिए, खास महारत चाहिए, तो दैट मीन्स कि वो ऑर्डिनरी मेथड नहीं है, वो आम तरीका नहीं है। जैसे खाना कोई भी खा सकता है, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी है, मतलब इंसानों के लिए है कि खाना उनने वो खा सकते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारे काम होते हैं जो आम तौर पे हर इंसान कर सक रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी मेथड, ठीक है, ऑर्डिनरी फंक्शन, ऑर्डिनरी मेथड। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए होते हैं, तो वो होते हैं आपके पास स्पेशल मेथड्स, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था कि एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है जिनको हम और सिंप्लीफाई ना कर सके किसी भी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मीन से, केमिकल मेथड से। फिर हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि गोल्ड आपके पास परस करिए एक एलिमेंट है, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई कर रहे होते और हम उसको ग्राइंड करें, ठीक है, हम उसको डिवाइड करते जाए और हम एक एटम तक पहुंच जाते, तो तब भी वो आपके पास वही गोल्ड ही रहता है। दैट मीन्स के स्टिल उसने अपना नेचर जो है वो लॉस नहीं किया, वो वही एलिमेंट ही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं वो ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको हम और सिंप्लीफाई ना कर सके, ठीक है। अभी फिर हम उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जो बेसिक यूनिट होते हैं जिनसे एलिमेंट बने होते हैं, वो होते हैं एटम्स। क्या होते हैं? एटम्स, ठीक है। क्योंकि बेसिक यूनिट हम उसको कहते हैं जिसमें उस चीज के सारे खुसूसियात होते हैं, सारे खुसूसियात, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि सेल बेसिक यूनिट है। क्यों है? क्योंकि सेल में सारे खुसूसियात है लिविंग के। वो डिवाइड हो सकता है, आपके पास रिप्रोड्यूस हो सकता है, वो ग्रोथ कर सकता है, वो रिस्पायरेशन कर सकता है, तो दैट मीन्स कि वो आपके पास क्या है? बेसिक यूनिट है। तो इसी तरह से एलिमेंट के सारे खुसूसियात जो होते हैं ना, वो एक एटम में होते हैं जिनसे वो बना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट है वो आपके पास है एटम, ठीक है। फिर हमने एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो कि क्या कर सकता है? विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये हमने कल पढ़ा था कि एलिमेंट एटम जो है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट जर्रा है एलिमेंट का जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। जैसे कि सेल पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी लिविंग एक्टिविटी में ना, तो इसी तरह से आपके पास जो एटम है वो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो आपके पास बेसिक यूनिट है, आपके पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट या दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब इंसान जो है ना, इंसान की जो फितरत है, जो नेचर है, वो है कि वो ईज तलाश करता है, कन्वीनियंस तलाश करता है, आसानी तलाश करता है। हम आसानी तलब होते हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जो इंसान थे, उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट के ये लंबे लंबे और चौड़े चौड़े नाम, बड़े बड़े नाम लिखने के बजाय उन्होंने क्या किया कि इनके लिए एक सिंपल वे सजेस्ट करना था। तो उसके लिए बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट, कल आप लोगों ने पढ़ा था। स्वीडिश मीन के स्वीडन से उनका ताल्लुक था। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिनमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता था बाय शॉर्टेस्ट नेम, ठीक है। और उन शॉर्टेस्ट नेम को हम कहते थे सिंबल, अलामत, ठीक है। अब सिंबल हमने कैसी देनी है या कैसी दी गई है एलिमेंट्स को सिंबल, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को सिंबल देने के लिए तीन केसेस है, तीन हालतें हैं। फर्स्ट वन ये था कि आपके पास जो एलिमेंट है उनके नाम से आप उनके नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिख के आप प्रेजेंट करें कैपिटल में, तो वो आपके पास सिंबल हो जाएगा। सिंबल कहते हैं अलामत को। किसको? अलामत को। जैसे आपके पास मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं ना, मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास एलिमेंट के लिए जो शॉर्टेस्ट नेम है उसको क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं, ठीक है। और ये जो सिंबल है, हम ये कैसे कैसे ये दिए गए हैं इन एलिमेंट्स को, तो ये उनको दिए गए हैं तीन केसेस या तीन कंडीशंस पे। एक कि जब आपके पास उसका जो नाम का जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो आप एज अ सिंबल यूज करोगे तो आपने उसको कैपिटल में लिखना है। किस में लिखना है? कैपिटल में। लेकिन
अगर फर्ज करें कोई ऐसा एलिमेंट है जिनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो पहले से किसी दूसरी एलिमेंट के लिए यूज हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने उस एलिमेंट के नाम में से, मतलब कि क्या किया गया है, फिर ये किया गया है कि उस एलिमेंट के नाम में से उसके फर्स्ट लेटर के साथ जो कि कैपिटल में लिखा गया है, उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज, कोई दूसरा हर्फ, कोई दूसरा अल्फाबेट भी उसके नाम से लेकर उसके साथ स्मॉल में लिखते हैं। तो ये आपके पास था सिंबल का दूसरा केस, कि जब आपके पास फर्स्ट लेटर यूज हुआ हो तो आपने उसके नाम से दूसरा लेटर लेना है, लेकिन वो आपने क्या करना है, स्मॉल में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर के साथ साथ दूसरा लेटर भी लेना है, और क्या उसके उसको किस में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। थर्ड जो केस था तो ये था कि आपके पास बाज एलिमेंट के जो सिंबल्स है वो उनके इंग्लिश नेम के साथ मैच नहीं करते। जब मैच नहीं कर रहे थे, जैसे कि आप लोग अगर ये देखिए, ये टंगस्टन लिखा हुआ है ना, टंगस्टन मैंने आपको कल कहा था कि टंगस्टन जो 100 वाट बल्ब होते हैं या जो हीटर होते हैं उनमें जो फिलामेंट होता है जो स्प्रिंग सा बनाया होता है, तो वो आपके पास किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब देखिए अगर हम टंगस्टन को देखें और यहाँ पे हम इसके सिंबल को देखें तो ये मैच ही नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई डब्ल्यू है ही नहीं इसके नाम में, ठीक है ना, इसका फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है ना इसके नाम में कोई डब्ल्यू है। तो फिर ये सिंबल कहाँ से आया, तो मैंने आपको कहा था कि अगर इस तरह का सिंबल है तो दैट मींस कि वो एलिमेंट आपके पास डीप एंटिक्विटी में या पास्ट में, बहुत पास्ट में, बहुत पहले जमाने में, जैसे ग्रीक्स और जो लैटिन का वर्ड था ना, तो उस टाइम ये डिस्कवर हुए हैं। इसलिए उन्होंने उनको अपने नाम दिए थे। जब टंगस्टन उस टाइम डिस्कवर हुआ था तो उन्होंने नाम दिया था वोल्फ्रेम। क्या नाम दिया था, वोल्फ्रेम, ठीक है। और फिर आजकल इंग्लिश नेम जो इसका है वो है टंगस्टन। क्या नाम है इसका, टंगस्टन, ठीक है। तो चूंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था और उन्होंने इसको वोल्फ्रेम नाम दिया था, ठीक है, तो इसलिए उन्हीं के नाम से, उस नाम से इसका सिंबल लिया गया है डब्ल्यू, ठीक है। फिर मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी कि आपने ये घर पे करनी है, दैट वाज कि आपने 10 एलिमेंट्स का लिस्ट बनाना है जो कि इन सारे टेबल्स में ना हो। ये जो 21 एलिमेंट्स के सिंबल हमने भी पढ़े टेबल 1.1 एंड 2 में, तो उनमें ना हो। तो आपने एक 10 एलिमेंट्स का एक लिस्ट बनाना था और उसको उसके नाम और सिंबल लिखने थे। या आपने पीआरई टेबल को सामने रख के कर सकते हो आप। पेज नंबर 67 पे आपके बुक के पीआरई टेबल भी है, और अगर आप अपने लिए वो डिस्पोजेबल या जो आप कह सकते हो ना, वो जो आप कैरी कर सकते हो, वो आप खरीद लेते हो, ठीक है, जेब में रख सकते हो आप उसको, तो वो आपके लिए एक आसान तरीका होता है जिससे आप ये कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा था सोसाइटी टेक्नोलॉजी लिंक में कि आपके पास जो एलिमेंट्स है वो हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कहाँ पे है। तो हमने पढ़ा कि हमारे मुआशरे में जितनी भी सब्सटेंसेस है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी सब्सटेंसेस है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो वो बने हैं एलिमेंट से। किससे बच्चे, एलिमेंट से, ठीक है। और फिर कहा कि अब ये एलिमेंट प्योर फॉर्म में है या नहीं, तो कहा गया कि अगर हम अपनी मैटर, अपने इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उनका बगौर मुतालिया करें, उनकी कीन ऑब्जर्वेशन करें या उनका केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें, मुशाहिदा करें उनका एहतियात से, ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है ये मैटर से बना हुआ है। और मैटर जो है वो नॉर्मली किस फॉर्म में है, मिक्सचर्स के फॉर्म में, मतलब कि प्योर सब्सटेंसेस बहुत कम है, प्योर सब्सटेंसेस बहुत क्या है, कम है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया कि इन मिक्सचर्स के जो मोस्ट कंपोनेंट है वो या तो एलिमेंट है और या क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। फिर हमने उन सब्सटेंसेस के एग्जांपल पढ़े थे कि उसमें एयर है, वाटर है, क्ले है, पेट्रोलियम है, कोयल है, रॉक है, अर्थ है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आपके इर्द गिर्द है। हमने उनमें से एक एयर को बताया था कि एयर जैसे आप देख रहे तो एयर में आपके पास हम कहते हैं कि इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो आप देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास कंपाउंड है। तो इसलिए हमने पढ़ा कि ये मिक्सचर जो है, जैसे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ना, तो ये मिक्सचर जो है या तो ये एलिमेंट और कंपाउंड इनमें हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड क्या हो सकते हैं, इनमें मौजूद हो सकते हैं। फिर वाटर का पढ़े तो आपको मैंने कहा था कि वाटर अगर आप पीते हो ना तो आपको उनमें, वाटर बेसिकली जब प्योर वाटर होता है ना, प्योर मीन बिल्कुल उसमें कुछ ना हो, सिर्फ H2O हो, तो वो टेस्टलेस है, उसका कोई जायका नहीं है, कोई जायका उसका नहीं है। अब जब आप घर पे पानी पीते हो तो आप उसका जायके महसूस होते हैं। जैसे आप कहीं पे अपने किसी रिलेटिव्स के घर चले जाते हो, कहीं पिशावर या कहीं और जगह पे, तो आपको अब जब वहां का पानी पी रहे होते हो तो आपको वहां के पानी में कुछ टेस्ट कुछ अलग तलग सा लग रहा होता है, मतलब कि आपको लग नहीं रहा होता कि मैं ये अपने घर, अपने गांव का या अपने शहर का पानी पी रहा हूँ, ठीक है। तो ये तब क्यों आपको ये टेस्ट इसका महसूस होता है, तो ये इसलिए क्योंकि उस वाटर में बहुत सारे कंपाउंड्स जो है, बहुत सारे साल्ट्स जो है वो मिक्स हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्ले मिट्टी को कहते हैं पेट्रोलियम, और कोयल कोयले को कहते हैं रॉक, चट्टान जो होते हैं आपके पास अर्थ तो पता है आपको, जमीन को कहते हैं।
इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके पास न्यूमरस कंपाउंड से बने हैं। न्यूमरस मीन कई कंपाउंड से, जैसे कि हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहां से बस डीऑक्सी हटा के राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये सारे आपके पास कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो वो है आपके पास ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, एक वो कहते हैं मैजिक आपके पास, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री में कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं ना जो ऑल ऑफ अ सडन अगर आपके सामने हो जाए तो आपको लग रहा होता है कि ये कोई मैजिक हो रहा है। क्या हो रहा है? मैजिक, कोई जादू हो रहा है। तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो आपको दी गई है ये भी एक किस्म का जादू सा है, बस आप समझ जाओगे ना कि ये जादू सा हो रहा है। गैलियम आपके पास एक मेटल है, गैलियम। गैलियम क्या है? एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो आपके पास क्या है? वो है 31 और इसके एटॉमिक मास जो है वो है 69.723, मतलब कि इसके एक एटम का जो मास है वो 69.723, इसके साथ यूनिट लगाते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। इट इज सिल्वरी सॉफ्ट मेटल, सिल्वरी कलर का होता है, चांदी की कलर का, और आपके पास सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मीन कि नरम होता है, आप इसको कट कर सकते हो विद अ नाइफ, ठीक है। नेचुरल गैलियम जो है वो आपके पास फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, मतलब कि ये कभी भी आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये अक्सर कंबाइंड स्टेट में होता है। किस में होता है? कंबाइंड स्टेट में। अब गैलियम के कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है, कुछ यूनिक प्रॉपर्टी मतलब ये है, यूनिक उस चीज को कहते हैं बच्चे जो नायाब होती है, जो मुनफरिद होती है, जो किसी एक फर्द के साथ, किसी एक चीज के साथ ताल्लुक रखती हो, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि उसमें ये क्वालिटी यूनिक है। अब वो क्वालिटी क्या है, वो यूनिक क्यों है? इसलिए कि वो क्वालिटी किसी और की नहीं है। अगर वो क्वालिटी किसी और की भी है तो दैट मीन्स कि वो यूनिक नहीं है, वो यूनिक नहीं है। तो यूनिक कहते हैं बच्चे मुनफरिद को, नायाब को, मुनफरिद या नायाब, ठीक है। तो गैलियम की भी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, और वो यूनिक प्रॉपर्टीज, यूनिक खुसूसियात क्या है? तो वो ये है कि आल दो आमतौर पे रूम टेम्परेचर कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को। रूम टेम्परेचर किसे कहते हैं बच्चे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर कहते हैं। ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे आपको ना गर्मी लग रही होती है और ना ठंड, आपको बस बिल्कुल फूल फील रहा होता है, मजे आपको आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रूम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर क्या है बच्चे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो नॉर्मली जो गैलियम है ये आपके पास रूम टेम्परेचर पे होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड ठोस को कहते हैं, ठोस जो डिफॉर्म नहीं होता, जो बिगड़ता नहीं है, आप उस पे जोर लगाते हो ना तो उसका शेप आप बिगाड़ नहीं सकते, तो वो सॉलिड होते हैं, ठोस कहते हैं उसको, रिजिड, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो जो गैलियम है ये आपके पास नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ये होता है सॉलिड, बट इट इज स्टिल सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ, कि ये फिर भी सॉलिड तो है लेकिन फिर भी ये इतना नरम है कि आप इसको नाइफ से काट सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई सोप है, सोप, ठीक है, वो सॉलिड होता है ना। आपने कोई नहाने वाला साबुन ले ले, जैसे लक्स या लाइफबॉय वगैरह कोई भी है, आप उसको ले ले, आप इस पे जोर लगाए तो आप उसका जो वो सॉर्ट, मतलब कि आपने उसको गीला नहीं किया होता ना, तो आप उस पे जोर लगाए तो आप उसको इतना डिफॉर्म नहीं कर सक रहे होते, मतलब उनके शक्ल को बिगाड़ नहीं सक रहे होते। लेकिन अगर आप चाकू उठा के उसको काटे तो आप उसको काट सकते हैं। तो देट मीन्स कि वो हार्ड तो है, वो सॉलिड है, लेकिन आप उसको फिर भी कट कर सकते हो विद अ नाइफ, चाकू से आप उसको कट कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हार्ड होती है लेकिन आप उसको चाकू से कट नहीं कर सकते, जैसे कि आप कोई हार्ड थिंग, कोई लोहा वगैरह ले लेते हो, आप उसको चाकू से ऐसे काट रहे हो ना, तो वो आप उसको काट नहीं कर सकते, जो आप नाइफ जो यूज कर रहे हो उससे आप उसको काट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से जो गैलियम है ये रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होता है, लेकिन फिर भी ये इतना नरम है कि आप इसको नाइफ से, चाकू से आप इसको, या छुरी से आप इसको काट सकते हो। अब मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी है बच्चे 29.76। अब देखिए 29.76 25 से क्या है, ज्यादा है ना, तो इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। अगर ये प्लस का 25 होता ना तो फिर रूम टेम्परेचर पे ये फिर लिक्विड होता, ठीक है। तो इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 29.76। 29.76 आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा
कि हम पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको हम 1 1 करके पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने ये नहीं कहना 29.76, ठीक है, आपने कहना 29.76 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर आप लंप ऑफ गैलियम लेते हो, लंप टुकड़े को कहते हैं, लंप ऑफ गैलियम, आप एक टुकड़ा लेते हो गैलियम का और आप उसको अपने हाथ पे रखते हो, हाथ पे। अब आपको पता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो ह्यूमन टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है बच्चे? 37 डिग्री सेल्सियस। रूम जो आपका रूम टेम्परेचर था वो 25 था ना, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। जब आपको बुखार होता है तो आपका टेम्परेचर 37 से बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो हाइपरथर्मिया कंडीशन होती है जिसमें आपको बुखार हो जाता है तो आपका टेम्परेचर 37 से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लंप ऑफ गैलियम, आप लंप ऑफ गैलियम लेते हो, एक टुकड़ा लेते हो गैलियम का और आप उसको अपने हाथ पे रखते हो। अब देखिए आपके हाथ का टेम्परेचर जो है वो 37 है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 29.76 है, तो जाहिर बात है ये मेल्ट होगा। क्या होगा? मेल्ट। तो इसलिए कह रहे हैं कि इट वुड मेल्ट फ्रॉम द वार्मथ, वार्मथ मीन गर्मी ऑफ योर हैंड, आपके हाथ की गर्मी से भी ये मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 37 से कम है, 29.76 है, इसीलिए ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है। आज जो हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कंपाउंड। आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद है और आप अपने जहन पे जोर डालें तो आपको याद आ भी जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो खालिस अशिया होती है, वो दो तरह की होती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब यहाँ पे हम एलिमेंट तो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड। इन दोनों में फर्क क्या है? तो एलिमेंट को हमने पढ़ा था कि उसको हम फिजिकल या केमिकल मेथड से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं, लेकिन किस मेथड से? केमिकल मेथड से, फिजिकल से नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते बच्चे? फिजिकल से। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जिसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से। किससे बच्चे? केमिकल मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। आपने याद रखने, मैंने आपको कहा था कि जब तक आपके पास सेम काइंड ऑफ एटम होंगे, सेम काइंड ऑफ एटम मींस के जैसे H2 मैंने आपको कहा था, आपको मैंने कहा था Cl2, आपको मैंने कहा था O2। तो ये देखिए दोनों ऑक्सीजन है, O2 में दोनों ऑक्सीजन, H2 में दोनों हाइड्रोजन, Cl2 में दोनों क्लोरीन। तो जब आपके पास सेम काइंड ऑफ एटम होंगे तो वो एलिमेंट होगा। क्या होगा? एलिमेंट। लेकिन अगर आपके पास आपको कोई कोई सिंबल्स एक साथ करके दिख रहा है, जैसे मैंने लिखा हुआ है NaCl, अब देखिए दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं है, मैंने लिखा हुआ है NaCl, NaCl। तो Na सोडियम का सिंबल है जबकि Cl क्लोरीन का है। तो अब तो ये दो एलिमेंट्स हो गए। तो जब आपके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए, अब कैसे कंबाइन होंगे? केमिकली। अब केमिकली कंबाइन का मतलब क्या हुआ? तो केमिकल कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं बच्चे जिसमें आपके पास एक टोटली न्यू सब्सटेंस बने। टोटली न्यू सब्सटेंस का मतलब ये है कि उसके प्रॉपर्टी, वो जो बनने वाली चीज है ना, न्यू न्यू सब्सटेंस है, उसके प्रॉपर्टी उन वो जिन सब्सटेंसेस से बना है उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। बिल्कुल क्या हो? मुख्तलिफ हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास कागज है, कागज जानते हो, कागज जिसपे आप लिखते हो, पेपर, ठीक है। आपके पास कागज है और आप उसको आग लगा लेते हो, आग, ठीक है। अब उसके उससे राख बन गया है, राख। अब आप बताइए, आप राख पे लिख सकते हो? मतलब राख को पेन उठा के राख पे आप लिखना चाह रहे हो ना, ठीक है। तो वो हो सकता है उस तरह से? नहीं, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि उसका नेचर ही चेंज हो गया, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन गया है, राख। जो आपके पास जो आपके पास बन गया है ना, ठीक है, राख, जिसको हम पश्चिम में इरा बुलाते हैं ना, ठीक है, एश, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एश, ठीक है। तो वो आपके पास बन गया है। अब वो राख जो है वो आप जो यूज करते हो, राख, ठीक है, तो वो राख आपके पास अब वो न्यू सब्सटेंस है, तो इससे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? केमिकली कंबाइन हो गए हैं। तो केमिकली कंबाइन का मतलब ये है बच्चे, अब आपने जानना कैसे है कि केमिकली कंबाइन हुए हैं या नहीं। तो आपने याद रखना है कि जब तक दो एलिमेंट्स के दरमियान प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस खास तौर पे लगता है, माइनस नहीं लगता, ठीक है। प्लस फर्ज करिए मैंने लिखा हुआ है Na और फिर लिखा हुआ है प्लस Cl, Na प्लस Cl, तो दैट मीन्स कि अभी केमिकली कंबाइन नहीं हुए, क्योंकि इनके दरमियान अभी प्लस है, मैंने इनको सिर्फ ऐड किया हुआ है, सिर्फ मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये प्लस बीच में से हटा दूं, ठीक है, ये Na प्लस Cl का मतलब है कि ये दोनों अभी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये दो चीजें हैं, कितनी चीजें हैं? दो, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन। लेकिन
अगर मैं इसकी जगह ये प्लस हटा के लिखूं NaCl, क्या लिखूं NaCl, ठीक है, तो फिर वो आपके पास दो सब्सटेंसेस नहीं रहे, अब वो एक हो गए हैं, यकजा हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड बन गया है, ये केमिकली कंबाइन हो गए हैं। तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ये बात आपने याद रखनी है, टू आर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कि कंपाउंड आपके पास वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन हो, लेकिन कैसे कंबाइन हो, केमिकली, कैसे कंबाइन हो, केमिकली। अब आपने याद रखना है, केमिकली कंबाइन होंगे एलिमेंट्स, ठीक है, तो कंपाउंड बनेंगे, क्या बनेंगे, कंपाउंड। अगर केमिकली कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेंगे, अगर फिजिकली कंबाइन होंगे, ठीक है, मतलब कि उनमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई नई चीज नहीं बनी, तो मिक्सचर्स बनेंगे, क्या बनेंगे बच्चे, मिक्सचर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है। अच्छा, अब केमिकली कम्बिनेशन के लिए शर्त ये है बच्चे कि वो फिक्स्ड रेशो में होंगे, किस में होंगे, फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो का मतलब क्या है, फिक्स्ड कहते हैं कांस्टेंट को जो चेंज नहीं होता, जो सेम रहता है, क्या रहता है, सेम। रेशो कहते हैं तनासुब को, तनासुब। जैसे H2O CO2 या कोई भी आप कंपाउंड आपके जहन में आ रहा है तो आप उसको ले ले, जैसे मैंने H2O पर इसका ले लिया है। अब देखिए तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि H और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो है 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो है 2:1, मतलब कि फॉर ईच ऑक्सीजन देयर आर 2 हाइड्रोजन, फॉर ईच ऑक्सीजन देयर आर 2 हाइड्रोजन। जैसे आप अपनी लाइफ में मिसाल ले तो आपके पास, जैसे फर्ज करें आपके पास कोई कैंडीज है, टॉफीज है आपके पास, आप 100 टॉफीज है आपके पास और आप 50 बंदे हो, तो आप ये कह सकते हैं ना कि हर बंदे के लिए कितने टॉफीज आ रही है, 2 आ रही है, 2 कैंडीज आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी, इस 2 का मतलब है, जो फार्मूला आपको दिया गया होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ। क्वालिटेटिव मैंने आपको बताया, क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन कि जब आप टाइप ऑफ एटम बताते हो, टाइप ऑफ एलिमेंट बताते हो, तो H2O का अगर आप फार्मूला देखें तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये क्वालिटेटिव हुआ। फिर कितने हैं, जो रेशो हम बताते हैं तो वो होगा क्वांटिटेटिव। तो हम कहेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, दैट मींस द रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, 2:1, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड द कंपोनेंट एलिमेंट मस्ट अंडरगो केमिकल चेंज। आपको मैंने बता दिया केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज मींस कि उसके प्रॉपर्टीज लास्ट हो जाए, अब जो चीज बनी है वो प्रॉपर्टी अब नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन आप पढ़ोगे, हाइड्रोजन इंतहाई एक्सप्लोसिव किस्म का एलिमेंट है। एक्सप्लोसिव मीन धमाका है इस टाइप का, आग पकड़ लेता है, इनफ्लेमेबल है, ठीक है, इनफ्लेमेबल है, धमाका है इस टाइप का है। लेकिन जब ये वाटर में है, अब वाटर आग पकड़ता है नहीं, तो दैट मीन्स कि हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दी है, हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी है, लॉस कर दी है, ठीक है। ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं अंदर, तो आपको उससे मतलब कि आपकी आपकी जिंदगी रवा रहती है, उससे आपकी जिंदगी जो है वो स्टार्ट रहती है, आप जिंदा रहते हो। लेकिन अब वाटर में तो ऑक्सीजन है, लेकिन अगर आपको मैं पानी में डुबो के देखूं कि देखो आप सांस लो शाबाश, तो आप सांस ले सकते हो नहीं, क्योंकि अब वो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है अपनी प्रॉपर्टी, अब उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं रही, वो चेंज हो गई है। तो दैट मीन्स कि ये केमिकल चेंज इसमें हुआ है। एलिमेंट जो आपके पास है कंपाउंड फॉर्मेशन में, तो एलिमेंट को केमिकल चेंज से गुजरना होगा तभी वो कंपाउंड बनाएंगे, अगर वो केमिकल चेंज से नहीं गुजर रहे तो वो कंपाउंड नहीं बना सकते, ठीक है बच्चे। अगर उनमें केमिकल चेंज होगा तो कंपाउंड बनेगा, अगर केमिकल चेंज नहीं अगर हुआ तो कंपाउंड नहीं बनेगा। एंड जब केमिकल चेंज होगा तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम व्हिच इट इज फॉर्म, तो वो कंपाउंड जब बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से जिनसे ये बना है उससे मुख्तलिफ होगी, उससे क्या होगी, मुख्तलिफ। इसीलिए तो हम कहते हैं कि केमिकल चेंज अगर हुआ है, केमिकल चेंज मीन्स in which a totally new substance is formed, in which a totally new substance, totally new means कि वो बस एक नई चीज बन गई है जिसके प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट जैसी नहीं है जिनसे ये बना हुआ है। फॉर एग्जांपल वाटर की आपको मिसाल यहाँ पे भी दी गई है कि इट इज अ कंपाउंड मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज, कितनी है वो रेशियो, 2:1। अच्छा यहाँ देखिए इस डायग्राम में आपको कुछ कंपाउंड के बताए गए हैं, शक्ल उसके सूरत बताए गए हैं। ये आयरन है, आयरन क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड, ये 3 आप आगे पढ़ोगे, ये इसकी वैलेंसी होती है कि इसने कितने, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, ठीक है, आयरन क्लोराइड। अब इसका फार्मूला होगा FeCl3, FeCl3, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब देखें
आयरन क्लोराइड है। ये देखिए कॉपर सल्फेट, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में नीला तोता बुलाते हो, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ब्लू BLUE एंड विट्रियोल VITREOL, ब्लू विट्रियोल, नीला तोता जिसको आप कहते हो। तो ये आपके पास है कॉपर सल्फेट। क्या है बच्चे? कॉपर सल्फेट। इस तरह से पोटाशियम आयोडाइड KI, पोटाशियम आयोडाइड एक साल्ट है, लेकिन हम इसको खाते नहीं है, ठीक है, खाते नहीं है, एडिबल साल्ट नहीं है बच्चे, ठीक है, एडिबल साल्ट नहीं है। इस तरह से ये है आपके पास, ये सोडियम क्लोराइड, ये एडिबल साल्ट जो आप घर पे यूज करते हो, टेबल साल्ट जिसको आप कहते हो, ये वो है आपके पास, ठीक है। ये देखिए ये है पोटाशियम मैंगनेट। पोटाशियम मैंगनेट एक डार्क ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, जो कि हम आगे आप पढ़ोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। और ये है कोबाल्ट नाइट्रेट। नाइट्रेट का वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब है कि इसके लास्ट में NO3 है, NO3। तो कोबाल्ट नाइट्रेट मतलब इसका फार्मूला होगा, कोबाल्ट का सिंबल है CO, कोबाल्ट का सिंबल क्या है? CO, और नाइट्रेट का है NO3, तो CONO3। ये आप आगे इंशाल्लाह जब केमिकल फार्मूला पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये सब आपके पास थे कंपाउंड्स के बारे में। अब हमने पढ़ा कि जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो आपके पास क्या है? 2:1। चेंजिंग दिस रेशो विल गिव अ डिफरेंट कंपाउंड। और अगर आप ये रेशो चेंज करोगे ना, ये 2:1 आप नहीं रखते, कोई दूसरा रेशो आपके पास होगा, तो फिर वो कंपाउंड जो है वो वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा। क्योंकि कंपाउंड के लिए शर्त मैंने आपको क्या कहा कि जो एलिमेंट है वो केमिकली कंबाइन हो। फर्स्ट शर्त तो ये है कि जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो एक एक तो एक तरह के नहीं होंगे, दो दो तरह के एलिमेंट्स होंगे, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, दो एलिमेंट्स होंगे या दो से ज्यादा होंगे, और वो केमिकली कंबाइन होंगे। ये शर्त है, केमिकली कंबाइन होना शर्त है कंपाउंड के लिए। और दूसरा कि उनका रेशो जो है वो फिक्स्ड होगा। रेशो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ये रेशो फिक्स होने का मतलब है कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो इस रेशो पे डिपेंड करती है, और अगर ये रेशो आप चेंज कर दो तो चाहे वो एलिमेंट सेम ही हो, वो कंपाउंड वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपको कहा कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है दैट इज 2:1, लेकिन अगर आप ये रेशो चेंज करते हो, आप ये रेशो आपने डिफरेंट रेशो ले लिया है इसके अलावा, 2:1 के अलावा, तो फिर आपके पास जो कंपाउंड होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा, वो वाटर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एडिंग वन मोर ऑक्सीजन एटम गिव्स अ रेशो ऑफ 2:2। अगर हम एक और ऑक्सीजन ऐड कर लेते तो पहले से एक था, एक और ऐड कर ले तो 2 हो जाएंगे। इट मींस कि रेशो हो जाएगा 2:2 एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड, और जो इससे आने वाला कंपाउंड होगा ना बच्चे, तो वो आपके पास होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने आपको कहा था जो डॉक्टर्स के पास होता है, जिनसे ये कान वगैरह साफ कर रहे होते हैं, आपके जख्म जो है उस पर भी डाल देते तो उसमें से जाग सा प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, और आपके जो जख्म है वो भी इससे साफ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर जब आपके पास किसी चीज का कंपोजिशन फिक्स्ड होगी ना, कंपोजिशन क्या होगी बच्चे? फिक्स्ड होगी, तो उसका एक खास फार्मूला होगा। एक खास क्या होगा? फार्मूला। जैसे आपके पास खानों में रेसिपीज होती है ना, रेसिपीज, अब वो रेसिपी आप चेंज करते हो तो उसका जायका जो है वो चेंज हो जाता है, उस वो चीज वो नहीं रहती फिर, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला अब कंपाउंड आपके पास है। अ कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का क्या है? एक केमिकल फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चे? केमिकल फार्मूला। और फार्मूला क्या बताता है? तो फार्मूला हमें दो चीजों के बारे में बताता है, ठीक है। एक, कौन कौन से एलिमेंट है वो हम सिंबल से बताएंगे, सिंबल से, ठीक है। जैसे H2O2 आपके पास ये फार्मूला है ना, H2O2, ठीक है। तो ये फार्मूला शोज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ये सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है जिनसे एक कंपाउंड बना है, जिनसे एक कंपाउंड क्या हुआ है? बना है। जो सिंबल क्या है? H और O। H किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का, जबकि O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। तो a formula shows the symbol of elements of which the compound is made। जिससे कंपाउंड बना है उन एलिमेंट्स का सिंबल दिखाता है हमें, ये हमें शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, हमें बता रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा, एंडियर कंबाइनिंग रेशो। कंबाइनिंग रेशो ये वैल्यू जो है, ये नीचे जो वैल्यू लिखी होती है ना, इसको मैथ्स के इस्तिलाह में यहाँ पे, या जो फिजिक्स की इस्तिलाह होती है ना, तो उसमें इसको सबस्क्रिप्ट बुलाते हैं। सबस्क्रिप्ट, अ वैल्यू रिटन एट द बेस ऑफ अ सिंबल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? सबस्क्रिप्ट, अ वैल्यू रिटन एट द बेस ऑफ अ सिंबल, अ वैल्यू रिटन एट द बेस ऑफ अ सिंबल इसका सबस्क्रिप्ट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? सबस्क्रिप्ट, SUBSCRIPT, SUBSCRIPT, सबस्क्रिप्ट। तो आपको
जो केमिकल फार्मूला होता है ना बच्चे, वो आपको एक तो बताता है, उन एलिमेंट के सिंबल आपको शो कर रहा होता है जिनसे वो कंपाउंड बना होता है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि वो कंपाउंड असल में किन एलिमेंट से बना है। एंड सेकेंडली जो नीचे नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 2 and 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो ये कंबाइनिंग रेशियो होगा। क्या होगा बच्चे? कंबाइनिंग रेशियो। कंबाइनिंग रेशियो में किससे पता चलेगा? सबस्क्रिप्ट से। किससे? सबस्क्रिप्ट। अ वैल्यू रिटन एट द बेस ऑफ अ सिंबल केमिकल फार्मूला में, तो उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये भी हमें बता रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको वाटर का दिया गया है आपको, वाटर का। ठीक है, तो आप देखिए वाटर का है कि ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और क्या है, ये 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखिए H2 है ना, तो H2O, H2O, इस तरह से ये सारे मॉलिक्यूल दिए गए हैं वाटर के। ठीक है, यहाँ से मॉलिक्यूल आपको मैक्सिमाइज करके बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं कि अगर बस हम यहाँ से मॉलिक्यूल लेते हैं तो मॉलिक्यूल इस तरह होंगे कि ऑक्सीजन होगा और 2 हाइड्रोजन, H2O। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक बोतल है जिसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पे देखें तो इसके भी आपको दिया गया है 2 ऑक्सीजन है 2, ये देखिए O and O, तो 2 ऑक्सीजन हुए और 2 हाइड्रोजन, तो H2 और 2। अब ये इसका क्या है, ये उसका फार्मूला है। अब आपको यहाँ पे कुछ कॉमन कंपाउंड्स बच्चे कहते हैं, जो आम कंपाउंड्स होते हैं, जो आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो बच्चे? यूज। ठीक है, क्या जो आप नॉर्मली क्या करते हो? यूज करते हो। ठीक है, यूज आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ में आपके सामने आ रहे होते हैं, तो दे आर कॉमन आम को कहते हैं, आम कंपाउंड जो आम होते हैं, जो इजीली अवेलेबल होते हैं उनको कॉमन कहते हैं, जो मुश्किल से अवेलेबल होते हैं दे आर स्पेशल। ठीक है, तो ये कॉमन कंपाउंड है जो आप नॉर्मली यूज करते हो। एंड देयर केमिकल नेम्स उनके हैं, केमिकल नेम मीन जो उनका नाम होता है, जो केमिस्ट्री में उनको दिया गया है। एक है कॉमन नेम जो आप लोग जानते हो जिस नाम से उनको, एक होता है केमिकल नेम जिससे केमिस्ट जानते हैं उनको, केमिस्ट। ठीक है, और तीसरा होता है केमिकल फार्मूला, जिससे हमें पता चलता है कि वो किन एलिमेंट से बना है और उन एलिमेंट्स का रेशो क्या है। तो यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं ना, आप जो घर पे आटे में डालते हो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, तो उसका केमिकल नेम केमिस्ट्री में आप उसको कहते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकल नेम। ठीक है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, ठीक है, और उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हमने पढ़ा केमिकल फार्मूला क्या है, तो केमिकल फार्मूला आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड है। कंपाउंड को हम सिंबल के थ्रू पे रिप्रेजेंट करें तो उसको केमिकल फार्मूला कहते हैं। और फार्मूला में हमारे पास क्या होते हैं? सिंबल होते हैं उन एलिमेंट के जिनसे वो कंपाउंड बना होता है, और उनका कंबाइनिंग रेशो होता है जो कि सबस्क्रिप्ट के तौर पे जो वैल्यू होती है नीचे उसके तौर पे लिखा होता है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको फार्मूले दिए गए। अब देखिए बेकिंग सोडा, 4 मिनट है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फार्मूला क्या है? NaHCO3। अब देखिए Na सोडियम का सिंबल है, H हाइड्रोजन का, C कार्बन का और ऑक्सीजन का O है। तब देखिए 4 एलिमेंट है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। में आपको पता है जितनी एलिमेंट होंगे ना तो आपने कैपिटल लेटर्स को काउंट करना है। अब देखिए यहाँ पे लेटर्स तो 5 है, देखिए NaHCO3। ठीक है, तो ये NaHCO ये 5 लेटर्स है, लेकिन मैंने कहा था कि आपने एक फार्मूले में जब एलिमेंट काउंट करने हो तो आपने कैपिटल लेटर्स काउंट करने हैं, कैपिटल लेटर्स। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल N, कैपिटल H, कैपिटल C एंड कैपिटल O। तो ये आपके अच्छा, तो ये आपके पास क्या होंगे? उन एलिमेंट्स है जिनसे ये बना हुआ है। अब सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन रेशो देखें तो ये भी 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इट मींस कि ये 1 है। हाइड्रोजन भी 1 है क्योंकि कुछ नहीं है, कार्बन भी 1 है क्योंकि कुछ नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में? 3 लिखा हुआ है, दैट मींस कि 3 ऑक्सीजन है। ब्लीचिंग पाउडर, जो आप ब्लीच करते हो ना, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कहते हैं, जिसको कपड़ों को और मुख्तलिफ चीजों को आप ब्लीच करते हो, तो उसका फार्मूला है, उसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, एंड इसका फार्मूला है CaOCl2। अब देखिए कितने कैपिटल्स है? 1 2 3, 1 2 3, दैट मींस कि 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। रेशो देखिए 1:1:2, 1:1:2। कास्टिक सोडा इसको इसलिए कहते हैं, कास्टिक मीन कोरोसिव, ये आपके स्किन को खराब करता है, और ये नॉर्मली यूज होता है ड्रेन ओपनर के तौर पे, जो नालियां वगैरह होती है ना उसको साफ करने के लिए यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा उसको कहते हैं। उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड फार्मूला है NaOH। अब कैपिटल्स काउंट करें 1 2 3, दैट मींस कि 3 एलिमेंट्स यहाँ पे है, एक सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
ठीक है, आज के लिए यहाँ तक काफी है। बाकी जो केमिकल फार्मूलाज एंड केमिकल कंपाउंड्स एंड नाम है उनके, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अभी के लेक्चर में जिनको कोई क्वेश्चन है बच्चे, तो वो हैंड रेस करके बता सकते हैं। ठीक है जी, खदीजा बच्चे बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बच्चे बताएं। सर ये गैलियम के कुछ यूजेस बताएं। किसके बच्चे? गैलियम। गैलियम। यस। गैलियम के बच्चे कॉमन यूजेस नहीं है, ठीक है, कॉमन यूजेस नहीं है, सिर्फ बस यूनिक प्रॉपर्टी है इसके, इसलिए यहाँ पे आपको स्टडी कराया गया है। नॉर्मल यूजेस मतलब कि हम अपने लाइफ में इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पर इसके अगर आप इसको यूज करते हो ना, आप उसको प्योर फॉर्म में कोई भी यूज कर रहे हो और आपने उसका कोई इक्विपमेंट बनाया हुआ या कोई चीज बनाई हुई और आप उसमें कोई चीज डाल के देख देते हो और वो मेल्ट हो जाता है, तो आपका सारा जो चीज है वो खराब हो जाएगी ना। तो इसलिए इसके हर चीज के कॉमन यूजेस नहीं होते, ठीक है। कॉमन यूजेस मीन के आप उसको यूज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ठीक है, सिर्फ ये होता है। जी कुछ है? एंड सर ये सब ये बताइए जरा डिटेल से दोबारा। क्या बताओ बच्चे? सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट बच्चे उस वैल्यू को कहते हैं जो सिंबल के नीचे लिखा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 लिखा हुआ है ना, O3, या यहाँ पे 2O2 में ये 2 और 2 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास वो वैल्यूज होते हैं जो सिंबल्स के लास्ट में लेके जाते हैं, ठीक है, सिंबल के लास्ट ये बेस पे लेके जाते हैं। और इनसे हमें पता चलता है रेशो का, किसका? रेशो ऑफ एलिमेंट इन विच दे आर कंबाइंड, ठीक है बच्चे। ओके सर, थैंक यू। जी जी बच्चे बताएं, ये क्या नाम है इनका? मशाल खान, बच्चे बताएं। सर फ्री स्टेट का क्या मतलब है? बच्ची फ्री स्टेट का मतलब है जब आप फ्री होते हो, जब आप किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हो, जैसे कि आपका कोई काम नहीं होता ना, तो आप फ्री होते हो। क्या होते हो बच्चे? फ्री। ठीक है, तो इस तरह से फ्री स्टेट का मतलब है कि वो एलिमेंट है, वो कंपाउंड नहीं बना, कंपाउंड नहीं बना, ठीक है। ओके सर। जी अच्छा, हमजा, हमजा शाफी बच्चे बताएं। हमजा। मोहम्मद जैन, मोहम्मद जैन बच्चे बताएं। एक्सक्यूज मी सर, जी बच्चे बताएं। ये कहाँ से ये रॉक कैसे बनता है? क्या से क्या बनता है? रॉक